हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के सीरीज में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित पिछले आपको 3 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको पहला था आपको राष्ट्रपति के बारे में, और दूसरा जो वीडियो था आपको राष्ट्रपति की शक्ति में कार्यपालिका शक्ति, और तीसरा लेक्चर जो था आपको राष्ट्रपति की शक्ति में आपको विधायी शक्ति के बारे में। यानी राष्ट्रपति की 2 शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको कार्यपालिका शक्ति और दूसरा आपको विधायी शक्ति। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको तीसरा शक्ति में आपको न्यायिक शक्तियां हो गया, चौथा शक्ति में आपको वित्तीय शक्ति, पांचवा में सैन्य शक्तियां, छठा में राजनयिक शक्ति, और सातवां आपको होता है आपातकालीन शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के जितने सारे आपको चाहे उनका बेसिक हो या समझे इनकी जितनी सारी शक्तियां हैं, टोटल आज ये लास्ट आपको चौथा वीडियो है आपको राष्ट्रपति से संबंधित। ये टोटल आपको 4 वीडियो में कवर करा दिया गया है कंप्लीट रूप से राष्ट्रपति के बारे में। साथ ही साथ उन दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त ये समझिए कि आपको चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ेंगे और आपको वीडियो को देखेंगे और अपना लाभ उठाएंगे। आगे आने वाले समय में जैसे बीपीएससी के एग्जाम हो या आपको बीएसएससी सीजीएल एग्जाम हो, ये जितने सारे एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें कौन कौन से शक्तियों के में कौन कौन सा आपको पॉइंट्स मिलता है। तो सबसे पहला क्या है आपको न्यायिक शक्तियां, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जुडिशियली पावर होता है। यानी आर्टिकल यहाँ दिया गया है, आर्टिकल 50 में ये आपको जिक्र किया गया है कि भारत के न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। क्या है कि भारत के न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। और न्यायिक जो कार्य होता है या न्यायिक जो क्षेत्र है, यानी न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रपति का समझिए कि किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। और कौन कौन सी शक्तियां दी गई इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपको क्षमादान की शक्ति, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ये क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो आर्टिकल 72 में इसका जिक्र किया गया है। क्या है, यानी आपको सबसे पहला क्या है तो क्षमादान की शक्ति दी गई है न्यायिक शक्तियों में, यानी जुडिशियली पावर में। और ये आपको जिक्र किया गया भारतीय संविधान में आर्टिकल 72 में। और इसमें आपको क्षमादान की शक्ति में सबसे पहला है क्षमा, यानी इसके द्वारा, यानी देखिए क्षमादान की शक्ति में 5 प्रकार की है। जैसे पहला है क्षमा है, दूसरा है प्रविलंब है, तीसरा है परिहार है, चौथा आपको लघुकरण और 5वां विराम है। तो ये सबका समझिए कि अलग अलग इसका कुछ ना कुछ इसका मतलब होता है। तो सबको हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला आपको क्षमा है, इसका मतलब ये होता है कि किसी अपराधी के पास जो दंड लगा है उसको सारे दंड को हटा दिया जाए और इसको निर्दोष अर्थात मतलब उस रूप में उसको ला दिया जाए ताकि वो निर्दोष हो जाए। कहने का मतलब ये है कि किसी अपराधी को जो दंड दिया गया है उस सारे अपराध को यानी सारे दंड को वहां से मिटा दिया जाता है और फिर वो एक आपको नॉर्मल आदमी हो जाता है, अर्थात वो निर्दोष हो जाता है। यानी इस तरह से जो किया जाता है ये आपको क्षमा के अंतर्गत आता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति के ऊपर जितनी सारी आपको धाराएं लगी हैं, जितनी सारी समझिए अपराध का दंड लगा है, उस सबको हटा करके उसको नॉर्मल एक व्यक्ति के जैसा बनाया जा सकता है। तो ये पावर आपको किसके पास है तो राष्ट्रपति के पास है। दूसरा है परिविलंब। परिविलंब का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को और मृत्यु दंड दे दिया गया है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके उस बावजूद में क्या होगा, यानी राष्ट्रपति आपको प्रविलंब के द्वारा उसके मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से क्या रोक लगा सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए उसको टाल सकते हैं। ठीक है, यानी किसी अपराधी को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसको अस्थायी रूप से उस पर रोक लगाया जा सकता है प्रविलंब के द्वारा। किसके द्वारा तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे है तीसरा है परिहार। परिहार का मतलब ये होता है कि दंड की मात्रा को कम करना, यानी किसी अपराधी को यानी 2 साल का दंड दे दिया गया है, 4 साल का दंड दे दिया गया है, तो उसको कम किया जा सकता है। यानी परिहार का मतलब क्या हुआ तो राष्ट्रपति चाहे तो इसके द्वारा क्या होता है किसी व्यक्ति को जितने साल की सजा दी गई है उसको वहां से उसको कम किया जा सकता है। अगर 2 साल की सजा है तो 1 साल किया जा सकता है। तो ये पावर होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। साथ ही साथ आपको लघुकरण है, तो लघुकरण का मतलब ये होता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तित करना। यानी किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा दी गई है, किसी व्यक्ति को 2 साल की कठोर सजा दी गई है, तो उस स्थिति में उसकी आपको प्रकृति को चेंज कर अर्थात आपको
उसमें क्या किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की कठोर सजा दी गई है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको 1 साल की सजा करके साथ ही साथ अब साधारण आपको सजा दी जा सकती है। जो कठोर सजा 2 साल की दी गई है उसको साधारण में कन्वर्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ आपको समय को भी चेंज किया जा सकता है। ये पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है ये विराम। तो विराम का मतलब ये होता है किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उस स्थिति में क्या होता है और उनको आपको बात समझिए कि मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उस दंड को चेंज करके उसको आपको नॉर्मल जो है एक कारावास दे दी जा सकती है। ये प्रावधान किया गया है विराम में। ठीक है, तो ये आपको क्षमा के द्वारा जितनी सारी आपको उस व्यक्ति पे आपको आरोप लगा है, दंड लगा है, वो बिल्कुल सब चीज हटाया जा सकता है क्षमा के द्वारा। प्रविलंब के द्वारा मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से रोक लगाया जा सकता है। परिहार का मतलब होता है कि दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है, यानी जितनी साल की सजा हुई है उसमें उसको कम किया जा सकता है समय को। नेक्स्ट है आपको लघुकरण। तो लघुकरण का मतलब ये होता है कि उसको दंड की जो प्रकृति है, जैसे कठोर सजा है तो उसको साधारण में चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ समय को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और 2 साल की कठोर सजा है तो समय को 1 साल करके और साधारण सजा कारावास में किया जा सकता है। और विराम जो है, विराम का मतलब होता है किसी विशेष कारण से किसी जो दंड दिया गया है उसकी मात्रा को कम कर देना, प्रकृति को कम कर देना भी कहा जा सकता है। जैसे मान गर्भवती महिलाएं हो या समझिए कोई बीमार व्यक्ति हो तो उस स्थिति में वहां से उसको चेंज किया जा सकता है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उसको आपको मृत्यु दंड जो दिया गया उसको चेंज करके आपको कारावास दिया जा सकता है। ऐसी आपको व्यवस्था किया गया है और ये सारे पावर दिया गया है यूज करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 161 के तहत यानी 161 के तहत जो है राज्यपाल को भी आपको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जैसे मान लीजिए आपको केंद्र में, सेंट्रल में आपको राष्ट्रपति के द्वारा आपको क्षमादान की शक्ति दी गई है, उसी तरह राज्यों में आपको जो राज्यपाल जो होते हैं, आपको जिसको गवर्नर कहा जाता है, इनके पास भी आपको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एक नोट है जिसमें इसमें क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये आपको भारत के राष्ट्रपति और आपको राज्यपाल से संबंधित। तो क्या कहता है इसको देखते हैं। तो ईपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार 2006 में जजमेंट आया था। इसमें कहा गया कि आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति का जो है पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो आपको क्षमा दान की शक्ति का जो लोग यूज करते हैं उसका आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच किया जा सकता है। अब इसमें कहता है पुनर्विलोकन, इसका मतलब ये होता है कि उसको जांच किया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है कि भारत के संविधान के हिसाब से ये लोग आप लोग समझिए इस पावर को यूज किए हैं या नहीं। तो ये चीज है आपको ईपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 में सुप्रीम कोर्ट का ये आपको जजमेंट था। ये जरूर याद रखेंगे, ये पूछेगा ईपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य का जजमेंट कब हुआ था। तो 2006 में हुआ था और उस जजमेंट में कहा गया था। तो इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का आपको पुनर्विलोकन किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है ये आपको यहाँ कहता है कि पहला पावर इसमें क्षमादान की शक्ति हो गया और दूसरा क्या हो गया आपको परामर्श का अधिकार। यानी भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी कानून से संबंधित या आपको सार्वजनिक किसी तथ्य पर या बिंदु पर आपको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है उससे संबंधित। और कहीं ना कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट का ये आपको कर्तव्य है कि उनके द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा सलाह जो ले रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में उस बात को बताए। लेकिन एक और बात है कि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श तो ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया परामर्श जो है आपको ये बाध्य नहीं है कि आपको उसको माने ही माने राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति केवल आपको क्या कर सकते हैं, आपको उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस सलाह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यानी कोई बाध्यकारी नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को मानना ही है, ऐसा नहीं है।
आपको राष्ट्रपति जो आपको सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अगर कहीं समझिए किसी कानून या सार्वजनिक स्थिति से संबंधित कुछ जानकारी लेना हो तो सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन जो सलाह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो आपको इनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस सलाह को माने या नहीं माने। तो ये चीज आपको पावर है क्या, तो भारत के राष्ट्रपति को। और ये क्या है, तो परामर्श का अधिकार यानी पावर ऑफ कंसल्ट, ठीक है। और ये आर्टिकल 143 में यूज किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से ये बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 143 में यानी 143 में क्या है, तो आपको क्या है, तो परामर्श का अधिकार है जिसके द्वारा राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और जो सलाह देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट, वो समझिए कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस सलाह को माने या नहीं माने। आगे हम लोग देखते हैं आपको वित्तीय शक्तियां में, यानी भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां में, जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल पावर कहा जाता है, इसमें कौन कौन से आपको तथ्य दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति को आपको वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में क्या है, तो संसद के दोनों सदनों में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहा जाता है, इस बजट को रखने का पावर यानी वहां समझिए कि संसद के सामने क्या है, तो आपको उसके सम्मुख जो है ये आपको बजट को रखवाने का पावर किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है बजट के बारे में, तो आर्टिकल 112 यानी 100 क्या है, तो आपको 12, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां हैं जिसके द्वारा संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में वित्तीय यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात देखिए भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाने का पावर है आपको किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास। और बजट सब ये आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग बजट कहते हैं, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 112 में। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात तो बजट जो है वो किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, तो 112 में इसका जिक्र किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। क्या है, वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और वित्त आयोग का समझिए कि आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है, यानी भारतीय संविधान में देखा जाए तो आर्टिकल 280 में आपको वित्त आयोग का समझिए क्या किया गया, वहाँ प्रावधान किया गया है, जिक्र किया गया है। और ये आपको वित्त आयोग को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है ये सैन्य शक्तियां, तो सैन्य शक्ति में दिया गया है जिसको मिलिट्री पावर कहा जाता है। तो भारत के आपको राष्ट्रपति जो है, जिनको आपको जुडिशियल पावर यहाँ पे हो गया, फिर आपको फाइनेंशियल पावर हो गया, उसी में एक और मिलिट्री पावर भी दिया गया है, यानी सैन्य शक्तियां दिया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या है, तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं, जिसमें वायुसेना, जल सेना, थल सेना और जल सेना का समझिए कि प्रधान सेनापति होता है। कौन, तो भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, यानी प्रधान सेनापति होता है। और ये इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 53 के 2 में, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रधान सेनापति होते हैं, जिसमें वायुसेना, जल सेना, थल सेना और जल सेना, जिसको हम वायुसेना, थल सेना और नेवी भी कह सकते हैं, जल सेना, यानी तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कहे जाते हैं। कौन, तो भारत के राष्ट्रपति। और ये जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के 2 में, ठीक है। आगे है युद्ध की उद्घोषणा करना तथा शांति स्थापित करना, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि अगर देश में कहीं युद्ध हो रहा है तो युद्ध की उद्घोषणा करने का भी पावर है, और फिर उस युद्ध को शांत करने का भी आपको अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को नियुक्त करना, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि जो आपको वायुसेना, थल सेना और जल सेना जो है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इन आपको सेनाओं की अध्यक्षों की नियुक्ति करने का भी अधिकार जो है वो किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। यानी यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति जो है
तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति हैं और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का नियुक्त करने का भी अधिकार आपको भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है आपको राजनयिक शक्तियां, और ये राजनयिक शक्तियां जो है जिसको इंग्लिश में डिप्लोमेटिक पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लोमेटिक पावर। तो इसमें क्या है, तो विदेशों में क्या है, तो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों एवं जो था कूटनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। यानी विदेशों में जो भारत के राजदूत हैं, आपको दूतावास है, वहां पे जो भारत के आपको राजदूत रहते हैं या कूटनीतिक प्रतिनिधि जो होते हैं उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ यह देखेंगे तो विदेशों से संधियां एवं समझौते जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। जैसे किसी देश से भारत के साथ जो है कोई संधि होता है, कोई समझौता होता है व्यापार से संबंधित कुछ को लेकर के, ये सारा सब चीजें है, चाहे संधि हो या समझौता हो, ये भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो ये पावर होता है भारत के राष्ट्रपति का, आपको किस में? राजनयिक शक्तियां में, यानी डिप्लोमेटिक पावर में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या था आपको 7 में है आपको आपातकालीन शक्तियां, जिसको इमरजेंसी पावर कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के आपको आपातकालीन शक्तियां दिया गया है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है आपको राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। यानी भारत के किसी क्षेत्र में भारत में यानी किसी विदेशी के द्वारा, या समझिए कि भारत के अंदर आपको सशस्त्र विद्रोह कहीं होना शुरू हो जाता है, अर्थात भारत के साथ युद्ध जब हो रहा है उस समय भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। और ये जो आपको प्रावधान दिया गया है ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत दिया गया है। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है जो इमरजेंसी लगाते हैं उसमें से पहला इमरजेंसी क्या है, तो आपको राष्ट्रीय आपात है, जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। यानी पहला राष्ट्रीय आपात क्या है 352, आपको राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। पहले तो ये तीनों के साथ आर्टिकल को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये आर्टिकल पूछता है कि आपको राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है, या वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है। तो यहाँ हम यही पढ़ रहे हैं कि भारत के पास जो ये भी एक पावर है जो इमरजेंसी पावर है, जो भारत में आपको 3 प्रकार के राष्ट्रपति के द्वारा आपको आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात उस समय यूज किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब विदेशी आक्रमण भारत में होता है, यानी भारत के कुछ क्षेत्र पे आपको विदेशी आक्रमण कर देते हैं, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह अगर शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति जो है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 352 में। और आपको भारत में देखा जाए तो आपको 3 बार आपको, जैसे 1962 में यानी 1962 में, 1971 में और 1975 में आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये आर्टिकल 356 में दिया गया है, और ये किसी राज्य में आपको समझिए कि उस राज्य सरकार के द्वारा अगर संविधान के अनुरूप समझिए कि आपको शासन नहीं चल रहा है, उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। आपको किसके द्वारा, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन देने पर राष्ट्रपति क्या करता है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। और इसलिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 356 में। एक बार और सुनेंगे, यानी किसी राज्य की राज्य सरकार जो है वहां पे जो शासन कर रही है वो अगर संविधान के अनुरूप होना शुरू हो जाए, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन देने पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये आपको प्रावधान किया गया आपको आर्टिकल 356 में, किसका, तो राष्ट्रपति शासन का। और वित्तीय आपात जो है भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में अगर वित्तीय संकट गहरा जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात लागू किया जाता है। ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 360 में, जो भारत में अभी तक यानी आजादी से लेके अभी तक कभी वित्तीय आपात अभी लागू नहीं हुआ है। और आपको राष्ट्रीय आपात आपको 1962, 1971, 1975 में लागू किया गया है। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार, क्योंकि हर राज्य में ये लागू हो जाता है, तो ये कई बार लागू हो चुका है। एक बार और इसको रिवाइज करते हैं कि दोस्तों रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखेंगे पहला न्यायिक शक्तियां था,
न्यायिक शक्तियां में आपको एक में क्या किया गया है, आपको क्षमादान की शक्ति दिया गया है, और ये आर्टिकल 72 में इसका जिक्र किया गया। इतना जरूर याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति जो है किस आर्टिकल में है, तो 72 में। और इसमें जो है क्षमा करने के लिए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा करने के 5 प्रकार के समझने के तरीके हैं। इसमें एक क्षमा है, दूसरा प्रविलंब है, परिहार है, लघुकरण और विराम है। जिसमें क्षमा के बारे में सबसे पहला जो क्षमा है, इसके द्वारा क्या होता है कि अपराधी पर लगे हुए जितने सारे दंड है सबको आपको हटा दिया जाता है, यानी माफ कर दिया जाता है। और ये व्यक्ति जो है, ये अपराधी जो है, ये नॉर्मल एक समझिए आदमी हो जाता है, यानी एक निर्दोष हो जाता है। इसके ऊपर कोई भी समझिए कि आपको दंड नहीं होता है और उसी समय से बरी हो जाता है जेल से। दूसरा है प्रविलंब। प्रविलंब के द्वारा होता है अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है, मृत्यु दंड दे दी गई है, तो उसको समझिए कि राष्ट्रपति जो है आपको क्या अस्थायी रूप से उसको रोक लगा सकते हैं। परिहार का मतलब क्या है, तब को दंड की मात्रा को कम करना, अर्थात किसी को सजा हुई है, 2 साल की सजा हुई है, तब को राष्ट्रपति के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। 1 साल की सजा या 5 साल की सजा है तो उसको भी कम किया जा सकता है। यानी सजा के समय को कम करने का तरीका जो है ये आपकी तरह से परिहार है। लघुकरण का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए उसके यानी दंड की प्रकृति जो है, जैसे कठोर सजा हुई है, साधारण सजा हुई है, तो कठोर सजा हुई है तो उसके प्रकृति को चेंज करके आपको नॉर्मल किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान आप लघुकरण में है। और विराम में क्या है, तो आपको किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को आपको कम किया जाता है। आर्टिकल 161 में राष्ट्रपति के जैसा ही आपको राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई। बस इतना जानिए। आगे है ये परामर्श की शक्ति दिया गया है, यानी आर्टिकल 143 में है, यानी 143 में है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी बिंदु पर, और उस समय जो आपको सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है ये आपको राष्ट्रपति के ऊपर है कि उसको माने या नहीं माने। नेक्स्ट है आपको वित्तीय अपराध, जिसको फाइनेंशियल पावर कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या है, तो आपको बजट जो आपको दोनों सदनों के सम्मुख बजट रखवाते हैं राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है बजट के बारे में, ये भी जानेंगे। आगे है वित्त आयोग की नियुक्त करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, और वित्त आयोग के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 280 में। ठीक है। आगे सैन्य शक्तियां, जिसको इंग्लिश में मिलिट्री पावर कहा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं के, राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के, वायु सेना, थल सेना और जल सेना के क्या प्रधान सेनापति होते हैं। ये आर्टिकल 53 के 2 में दिया गया है। आगे है युद्ध की घोषणा करने का पावर हो या समझिए कि आपको शांति स्थापित करने का पावर हो, भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, अर्थात वायु सेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष और जल सेना के अध्यक्ष जो होते हैं, ये तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी आपको कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है आपको 6 में आपको राजनयिक शक्तियां, जिसको इंग्लिश में डिप्लोमेटिक पावर कहा जाता है। इसमें क्या है, तो आपको भारत के जो आपको विदेशों में आपको दूतावास है, वहाँ आप जो राजदूत रखे जाते हैं या आपको कूटनीतिक प्रतिनिधि कोई हुआ है, उस सबका आपको नियुक्त करने का अधिकार आपको भारत के राष्ट्रपति के पास है। विदेशों से आपको भारत के साथ जब संधियां होती है या कोई समझौता होता है, तो ये सब समझिए कि भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। बस इतना जानेंगे। आगे आपातकालीन शक्तियां, जिसको इमरजेंसी पावर कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 प्रकार के आपको क्या है, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है भारत में। सबसे पहला राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 में इसका जिक्र किया गया है। और ये कब होता है, तो जब भारत पे किसी विदेशी देश का आक्रमण हो जाता है, यानी किसी देश का भारत पे आक्रमण हो जाता है, तो जब युद्ध शुरू हो जाता है या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह का समझिए कि विद्रोह होना शुरू हो जाता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत। अभी तक देखा जाए तो 1962 में ऐसा हुआ था, फिर 1971 में हुआ था, 1975 में हुआ था राष्ट्रीय आपात की घोषणा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन। तो ये किसी राज्य से संबंधित है। भारत के किसी भी राज्य में अगर समझिए कि वहाँ की आपको शासन भंग हो जाता है, यानी जो वहाँ पे शासन होता है उस राज्य सरकार के द्वारा उस संविधान के हिसाब से नहीं होता है, वो गलत तरीके से होना शुरू हो जाता है, तो उस समय क्या, तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन दी जाती है किसके पास, तो राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है आर्टिकल 356 के तहत। नेक्स्ट है आपको वित्तीय आपात। आपको वित्तीय आपात क्या है, तो भारत के किसी राज्य में, भारत के किसी भी क्षेत्र में या पूरे भारत में वित्तीय संकट जब गहराया जाता है,
तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात लागू की जाती है और ये आर्टिकल 360 के इसका जिक्र किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसको केयरफुली आप लोग तैयारी करते रहिए। नोट जरूर बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।